हर प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है, लेकिन दुकानदार ये पैसा अपने पास नहीं रखता। वो जीएसटी कलेक्ट करता है, एडजस्ट करता है और आखिर में सरकार को पे करता है। तो आज सीखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चैम्प्स, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जीएसटी को समझने से पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आइए थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं इसकी। बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो ना ही सिर्फ आपको 11th में काम आएगा, 12th में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इनफैक्ट इफ यू डू पीएचडी लेवल ऑल्सो, देयर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेना तो बनता है। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वन शॉट वीडियो में हम कोशिश करेंगे जीएसटी को अच्छी तरीके से समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये बात है करीब अभी चल रहा है 2017 में, जब जीएसटी आया था। ये आया था ऑन द डेट 1 जुलाई 2017। इस डेट से ये इम्प्लाई शुरू होना शुरू हुआ। ठीक है, तो अब हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। दिस इज द प्री जीएसटी एरा एंड दिस इज पोस्ट जीएसटी एरा। तो बच्चों, प्री जीएसटी एरा मींस जब हमारा जीएसटी नहीं था, उससे पहले हमारे पास जो टैक्सेस होते थे वो कौन कौन से टैक्सेस होते थे, किस किस पर लागू होते थे, वो एक बार देख लेते हैं। जब जीएसटी नहीं था तब हमारे पास कई तरीके के टैक्सेस होते थे, जिसमें से एक होता था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी बच्चों होता था जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाता था। यानी अगर कंट्री में कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको ये टैक्स देना पड़ता। ठीक है। दूसरा होता था बच्चों सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी। ओके, इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये होता था बच्चों इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड का मतलब क्या है बच्चों? मान लीजिए यूपी से गुड्स जा रहे हैं बिहार, तो इसे बोलेंगे बच्चों इंटर स्टेट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब गुड्स जाते थे, बेचे जाते थे, तो उस पे जो टैक्स पे किया जाता था उसे हम सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते थे। इसके बाद एक और होता था हमारा टैक्स जिसे बोलते हैं वैट। इनफैक्ट वैट तो अभी भी है बच्चों, कुछ पर्टिकुलर चीजों में वैट अभी भी चार्ज होता है। इसकी फुल फॉर्म है, आप जानते होंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये कब दिया जाता था? इट यूज टू बी पेड ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? एक ही स्टेट के अंदर जब बायर और सेलर होते हैं उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं। मान लीजिए यूपी में ही बायर है और यूपी में ही कोई सेलर है जो बायर को बेच रहा है विद इन द सेम स्टेट, तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती थी, इंट्रा स्टेट सेल होती थी, तब ये वैट चार्ज किया जाता था, वैट टैक्स इम्प्लाई किया जाता था। इसके बाद एक होता था बच्चों सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता था? दिस इज द टैक्स विच यूज टू बी पेड ऑन सर्विसेज। ये सर्विसेज पे पे किया जाता था। सर्विसेज मतलब जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है। एक टीचर है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी अपनी सर्विसेज देता है। एक ब्यूटी सैलून है, वो भी अपनी सर्विसेज देता है। तो हर सर्विस सेक्टर के अंदर सर्विस टैक्स करके एक टैक्स हुआ करता था जो चार्ज किया जाता। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, जब मोदी जी आए
पीएम मोदी, जब वो रूलिंग पार्टी बने, तो उन्होंने ये सोचा कि हम इतने सारे टैक्सेस चार्ज करते हैं, और इसमें बच्चों एक सीक्रेट और होता था कि ड्यूप्लीकेशन होता था। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं, कि मान लीजिए ये है मिस्टर ए, इन्होंने जब इन्होंने कुछ, मान लीजिए वुड खरीदी, ठीक है, इन्होंने वुड खरीदी एक वुड टिम्बर, वुड वेंडर से, ठीक है। तो जब इन्होंने वुड खरीदी, तो इन्होंने मान लीजिए कुछ पे किए पैसे, 40,000 रुपीज की वुड थी, प्लस जीएसटी, सॉरी सॉरी बच्चों, प्लस टैक्स, ठीक है। प्लस इन्होंने टैक्स पे किया मान लीजिए 10% का, तो हो गया 4,000 रुपीज का टैक्स, ओके। तो टोटल इन्होंने 44,000 की परचेजेस करी। अब क्या हुआ, इस वुड को अपने बिजनेस में वो लेकर आए, उससे इन्होंने फर्नीचर तैयार किया, उस फर्नीचर को इन्होंने कंज्यूमर को बेचा। अब क्या हुआ बच्चों, इन्होंने मान लीजिए इस वुड्स को बना के, टेबल हो गई, चेयर हो गई, इन सबको बना के इन्होंने फर्नीचर तैयार करके जब कस्टमर को बेचा, तो बेचा मान लीजिए 40,000 का खरीदा इन्होंने, बनाया और उसके बाद बेचा मान लीजिए 1 लाख रुपीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम इट, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है तो लेट्स अज्यूम इट, ठीक है, 1 लाख में बेचा। फिर इनसे भी इन्होंने टैक्स चार्ज किया 10% कम, ठीक है। तो कस्टमर ने कितना पैसा दिया बच्चों, 10,000 और दिया, यानी कि 1,10,000 का गुड्स पड़ा इनको फर्नीचर। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये टैक्स क्या बोलती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री जीएसटी एरा, तो ये टैक्स भी गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 4,000 टैक्स जो मिस्टर ए ने खरीदा है, वो भी उसने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया। तो क्या ये डुप्लीकेशन नहीं हुई है बच्चों, जरा सोचिए। ये जो 4,000 का टैक्स उसने वुड के ऊपर पे किया गवर्नमेंट को, उसी वुड से उसने फर्नीचर बनाया, अब फर्नीचर बेचने पर फिर से वो टैक्स दे रहा है। तो क्या ये ड्यूप्लीकेशन नहीं होगी, 4,000 उसी लकड़ी पर बेचा, उसी लकड़ी का जब फर्नीचर तैयार किया, तो फिर से उस पे 10,000 का टैक्स पे किया। तो इस सारी कंफ्यूजन के चलते और ड्यूप्लीकेशन ऑफ टैक्स के चलते मोदी जी ने कहा, हम सारे टैक्सेस को हटा देंगे, एंड वी विल नेम इट एज वन नेशन वन टैक्स का नारा था। और उस नारे के चलते उन्होंने बोला, वी विल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल इम्पोज ओनली वन टैक्स विच इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आया समझ बच्चों, ठीक है। तो ये रीजन था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आने का। अब बात करते हैं प्री जीएसटी एरा। अब आने के बाद क्या हुआ बच्चों, प्री जीएसटी एरा मतलब कि आजकल का टाइम। अब क्या होता है बच्चों, अब इसको समझने के लिए एक दो टर्म, तीन टर्म्स हैं जो हमें समझनी होंगी बेसिकली। गवर्नमेंट ने बोला कि अब से हम सिर्फ एक ही टैक्स चार्ज करेंगे विच इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर हम एक ही गुड्स चार्ज करेंगे, सॉरी एक ही टैक्स चार्ज करेंगे। तो उन्होंने कुछ स्लैब बनाया, ठीक है। अब वो स्लैब क्या है बच्चों, स्लैब का मतलब क्या हुआ, कि कितने रेट पे टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। तो उससे पहले इन्होंने कहा कि लेट अस इंट्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ जीएसटीज। सो फर्स्ट इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें कितनी सारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, सेंटर बैठा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो गुड्स एंड सर्विसेज
की सेल परचेज कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्टेट में हो सकती है, किसी भी देश के कोने में हो सकती है, करेक्ट। तो इसलिए हमने बाइफर्केशन किया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सॉरी सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये होता क्या है, तो इसको जानने के लिए बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। मान लीजिए एक बायर और एक परचेजर, ये है बायर, सॉरी, एंड ये है सेलर, ओके। ये सेलर है जो गुड्स बेच रहा है, ये बैठा हुआ है यूपी में। ये जो बायर है, ये मान लीजिए बैठा हुआ है पंजाब, ठीक है। बायर गुड्स परचेज कर रहा है सेलर से जो कि यूपी में बैठा है, और उसको गुड्स चाहिए पंजाब। तो दो स्टेट्स हो गई बच्चों, यूपी एंड पंजाब, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बच्चों क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन में हम टैक्स को, जब बायर और सेलर टू डिफरेंट स्टेट्स में बैठे हैं, तो बच्चों अब दोनों स्टेट्स में क्या होगा, चलिए इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम पढ़ते हैं, एक और सिचुएशन को समझते हैं। इस सिचुएशन में बच्चों बाद में आएंगे, मैं इसको होल्ड पे रख रही हूँ जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगी सिचुएशन। मान लीजिए एक बायर और एक सेलर, अगेन ये है बायर, ये है सेलर, ये दोनों के दोनों यूपी में बैठे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यूपी के इलाके गाजियाबाद में है, और ये यूपी के इलाके आगरा में, ठीक है। सेलर आगरा में बैठा है और बायर गाजियाबाद में बैठा है। अब क्या है, दोनों यूपी में है, ठीक है। तो यूपी की गवर्नमेंट बोलती है, जब ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि दोनों एक ही स्टेट में बैठे हों, बायर और सेलर, तो बच्चों इसे हम पहली तो बात बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी जीएसटी चार्ज होगा, मान लीजिए जीएसटी चार्ज हो रहा है एट द रेट ऑफ 18%, तो ये वाला जो टैक्स है, ये सेंटर और स्टेट में 50-50% में बाइफरगेट हो जाएगा। यानी कि CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दोनों को 99% का टैक्स मिल जाएगा। सेंटर के पास भी 9% चला जाएगा और स्टेट के पास भी 9% चला जाएगा। आया समझ बच्चों। इन फिर से सुनिए, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जब बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट में बैठे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी जीएसटी पे होगा, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में 50-50% में डिवाइड हो जाए। आया समझ, ठीक है। चलिए अब समझते हैं दूसरी सिचुएशन। तो हमें ये समझ में आ गया सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है जो सेंटर को जाता है, और स्टेट जीएसटी क्या है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, समझ आया बच्चों। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी बच्चों होता है जब बायर और सेलर दोनों डिफरेंट स्टेट्स में बैठे हैं। मान लीजिए बायर बैठा है पंजाब में और सेलर बैठा है यूपी में। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, इस सिचुएशन में एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, एक फाइट हो सकती है कि पंजाब की गवर्नमेंट बोलेगी बायर मेरे स्टेट में है, वो पैसा पे कर रहा है, तो जीएसटी मुझे मिलना चाहिए। सेलर बोलेगा नहीं, सेलर मेरी जगह पे, अगर सेलर ही नहीं होता तो आपका बायर बाय क्या करता। तो यूपी गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, जीएसटी मुझे मिलना चाहिए। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों में फाइट हुई। जो सेंटर जो है इस सिचुएशन को डिस्करेज करता है, हमें आपस में एक दूसरे से बना के रखना है, ना कि झगड़ना है फॉर स्मॉल स्मॉल रीजंस। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना अराइज हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आपका जो भी टैक्स है, सबसे पहले तो आप उसको नाम दीजिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहेंगे, और ये सारा का सारा सेंटर पे जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेगी। आया समझ बच्चों, ठीक है। तो इस
सिचुएशन में क्यों बच्चों ऐसा डिसीजन लिया गया जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइक फादर, ओके, एंड पंजाब एंड यूपी गवर्नमेंट इज लाइक सिबलिंग्स। जब दो बच्चों में लड़ाई होती है तो क्या होता है, फादर या मदर या कोई भी पेरेंट इंटरवीन करते हैं और बोलते हैं ना ये तुम रखो ना ये तुम रखो, ये मुझे दो, जिससे कि कोई लड़ाई का जड़ ही ना हो, कोई झगड़े का कारण ही ना हो। तो उसी तरीके से समझ लीजिए, जब स्टेट में लड़ाई होने लगी आपस में कि कौन रखेगा जीएसटी, तो जो फादर थे, जो सेंट्रल फिगर थी, जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला ना तुम रखो ना तुम रखो, ये सारा मैं रखू, ये सारा सेंटर पे आएगा। आया समझ बच्चों? इसीलिए इसे नाम दिया गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या की जाती है। सिंस वी आर डूइंग अकाउंट्स तो वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम जर्नल एंट्रीज, राइट? तो जर्नल एंट्रीज को हमें समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थी बच्चों छोटी सी हिस्ट्री। अभी तक जो हमने पढ़ा वो थी हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड प्रेजेंट। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जीएसटी। जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो पता ही होना चाहिए, करेक्ट? तो चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले हम टैक्स स्लैब पढ़ लेते हैं। एक बार समझ लेते हैं कितने, किस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट टैक्स चार्ज होगा। तो बच्चों जो असेंशियल्स हैं, असेंशियल आइटम्स, यानी कि बुक्स, फूड आइटम्स एटसेट्रा, यानी कि बच्चों हमारे देश का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारी गवर्नमेंट जो है पढ़ने पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देती है। हमारे देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी हमारा देश भी बढ़ेगा, राइट? तो उसके लिए बुक्स की सेल को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम बुक्स पे कोई भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। ऐसे ही खाने की चीजों पे गवर्नमेंट ने बोला हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में हर तरीके का नागरिक रहता है, तो हर कोई खाने को अफोर्ड कर पाए। जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए बच्चों, करेक्ट? तो खाने को अफोर्ड कर पाए, बुक्स को अफोर्ड कर पाए, इस चीज को एनकरेज करने के लिए जीएसटी के लिए कहा गया कि इन आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगेगा, 0%। ओके, फिर आते हैं बात बच्चों कॉमन यूज आइटम्स, यानी कि फूड, सॉरी, क्लोथ्स, शूज एटसेट्रा। इसके लिए बच्चों कहा गया ये कॉमनली हर कोई यूज करता है, इसमें यूटेंसिल्स भी आ जाते हैं, हर कोई यूज करता है ये, राइट? तो इसकी सेल पे कहा कि 5% का टैक्स लगेगा इन द नेम ऑफ जीएसटी। देन स्टैंडर्ड रेट, जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट बच्चों जो बाकी आइटम्स के लिए है वो है फ्रॉम 18% टू 28%। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इसमें बच्चों और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें लग्जरी आइटम्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जो स्टेटस सिंबल होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट है ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड एटसेट्रा। इसकी सेल के लिए बच्चों इस पे लगा सिर्फ जीएसटी 3% का। अब आप सोच रहे होंगे इतनी महंगी चीज पे सिर्फ और सिर्फ 3% का टैक्स। वो इसलिए बच्चों क्योंकि डायमंड और गोल्ड जो है बहुत महंगा आता है, तो उस पे 3% ही बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है, इस वजह से ये 3% है। आया समझ? क्योंकि बच्चों अगर इस पे भी बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया तो कोई खरीदेगा ही नहीं, गोल्ड कोई खरीदेगा नहीं तो क्या होगा, गोल्ड कोई खरीदेगा नहीं तो फिर सेल कैसे होगी, गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी? इसलिए गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डिस्करेज सेल ऑफ गोल्ड एंड दीज ज्वेलरी आइटम्स, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3% का टैक्स लगाया है, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग अमाउंट। आप बड़ी वैल्यू पे अगर 3% भी निकालेंगे तो भी एक मीनिंगफुल अमाउंट होता है।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज। बच्चों, अगर आपको ये नोट करना है तो यही वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जर्नल एंट्रीज फॉर जीएसटी। अब जर्नल एंट्रीज फॉर जीएसटी को समझने के लिए बच्चों एक स्टोरी समझनी पड़ेगी हमें, जिससे कि कुछ और न्यू टर्म्स का इंट्रोडक्शन हो सके और आपको जर्नल एंट्रीज इवेंचुअली ठीक से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक आदमी की जिसका नाम है मोहन। ठीक है, हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया था वुड का, फर्नीचर का, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मोहन और सोहन ये दोनों यूपी में बैठे। ठीक है, अब जो मोहन और सोहन दोनों के दोनों यूपी में बैठे हैं। ठीक है, ये दोनों, मोहन क्या है बच्चों? मोहन इज अ टिम्बर मर्चेंट। टिम्बर मर्चेंट मतलब जो लकड़ियां बेचता है। ठीक है, ये लकड़ियां बेचता है। और ये जो है सोहन, ये जो बैठा है आगरा में, ये यूपी के आगरा शहर में बैठा है। और ये यूपी के गाजियाबाद शहर में बैठा है। ठीक है, तो सोहन जो है, सोहन एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है जो कि आगरा में फर्नीचर बनाता है। अब वो क्या कर रहा है, उसने मोहन से क्या खरीदा? मोहन से इसने वुड खरीदा। मान लीजिए इसने वुड खरीदा सम 40,000 रुपीज का। ठीक है, जिसपे इसने जीएसटी पे करा। जीएसटी एट द रेट ऑफ, लेट सपोज 18% लगा लेते हैं। ठीक है, तो 18% ऑफ दिस इज 40,000 का 18% कितना हुआ? 7,200। तो इसने 7,200 जीएसटी के नाम का पे किया टू सोहन। तो कितना है टोटल? 47,200। ठीक है, ये तो हुई जीएसटी। अब जीएसटी किसके पास है? मोहन के पास है, जो कि पे किया है सोहन। अब बात करते हैं आगे की, स्टोरी को बढ़ाते हैं। अब फर्नीचर के लिए वुड आ चुकी है सोहन के पास। ठीक है, तो सोहन क्या करेगा बच्चों? सोहन गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा और उसको सेल करेगा। मान लीजिए ये सेल कर रहा है, एक और कंज्यूमर है। नाउ दिस इज अ कंज्यूमर, ओके, अल्टीमेट कंज्यूमर। इसका नाम है रोहन। ये भी यूपी में रहता है, यूपी के, मान लीजिए लखनऊ में रहता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस सिचुएशन में बच्चों क्या हुआ? इस सिचुएशन में जब रोहन ने सोहन से सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो मान लीजिए इसने खरीदा सम 80,000 का और उस पे जीएसटी चार्ज किया एट द रेट ऑफ 18%। तो कितना हुआ बच्चों? 80,000 पे 18%, 14,400 का टैक्स बना। तो इसने कितना पे किया? 94,400। ठीक है, अब 94,400 रोहन ने सोहन को पे करा। 94,400, ठीक है, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड था। अब बच्चों क्या हुआ, जब सोहन ने गुड्स परचेज करे थे, यानी वुड परचेज करी थी मोहन से, तब उसने जो जीएसटी पे किया था, इसे बच्चों बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है,
और जब उसने गुड सेल करे रोहन को, तो रोहन ने जो जीएसटी पे करा 14,400 का, इसे बोलते हैं बच्चों आउटपुट जीएसटी। आया समझ? ठीक है। अब क्या होता है, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला कि सोहन की लाइबिलिटी है 14,400 की, जो उसने गुड्स बेचने पर टैक्स भरना है। ठीक है। तो सोहन ने बोला, सोहन गया गवर्नमेंट के पास और बोला उसने कि सर, मैंने 14,400 के जीएसटी कलेक्ट तो किया है सोहन रोहन से, जो कि मेरा कंज्यूमर है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने जिस लकड़ी को यूज करके फर्नीचर बनाया था और वही फर्नीचर मैंने रोहन को बेचा है, तो उस लकड़ी पर तो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ। मोहन को जब मैंने उससे लकड़ी खरीदी थी, तो 72,200 सॉरी 7,200 का टैक्स तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। देखिए ये वाला, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है वो बनती है सिर्फ 72,200। तो मैं आपको सिर्फ 7,200 पे करूँ, तो ये उसकी बन गई टैक्स लाइबिलिटी। आया बच्चों समझ? ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों, इस सिचुएशन में हमारा जो ड्यूप्लीकेशन ऑफ टैक्स होता था प्री जीएसटी एरा में, वो यहाँ पे हमने उसको खत्म कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डुप्लीकेशन नहीं, सीधे सीधे सी बात है। जब लकड़ी खरीदने पर सोहन ने जीएसटी पे करा था 7,200 का, उसी लकड़ी से अपना फर्नीचर बना के जब उसने बेचा रोहन को, तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया 14,400 का। करेक्ट। तो अब 14,400 का एंटायर टैक्स थोड़ी ना वो पे करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें से 7,200 पे कर चुका है। जिस लकड़ी से उसने उस फर्नीचर को बनाया है, वो उसमें ऑलरेडी 7,200 का टैक्स वो पे कर चुका है। तो फिर से क्यों पे करेगा? करेक्ट। तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 7,200। आया समझ? अब बच्चों इस पूरे झोल झाल में आपने देखा कि असली में क्या बोलते हैं, टैक्स को बॉन्ड किसने किया? असली में टैक्स को बॉन्ड किया कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर, आप और मैं, हम जैसे कंज्यूमर जो अल्टीमेट चीज को यूज करते हैं, अल्टीमेट कंज्यूम करते हैं, टैक्स भरना पड़ता है हम लोग। है ना बच्चों? तो कितनी अजीब बात है। इसीलिए बच्चों इसको नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो डायरेक्टली किसी के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा, बट इनडायरेक्टली सबके ऊपर लग रहा है। ठीक है। जब आपने देखा इंडिविजुअली, जब सोहन गया फर्नीचर के लिए वुड खरीदने, तो उसने जीएसटी दिया। अब उस सोहन ने जब रोहन को फर्नीचर बेचा, तो उसने उससे चार्ज किया। तो आप देख रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी कैसे ट्रांसफर हो रही है। पहली टैक्स लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई सोहन के ऊपर, फिर सोहन की जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो ट्रांसफर हुई रोहन के ऊपर। तो अल्टीमेट किसके ऊपर चपत लगी? अल्टीमेट लगी चपत कंज्यूमर। यानी इनडायरेक्टली हु इज पेइंग द टैक्स? इनडायरेक्टली कंज्यूमर इज पेइंग द टैक्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स तो बच्चों पता ही है आपको, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इनकम पे किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम पे किया जाता है। पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो अब जो यहाँ समझने वाली बात है, जो आपको याद करने वाली बात है, वो है द टर्म इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। ठीक है। क्योंकि इसी की हेल्प से हमें एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। चलिए जर्नल एंट्रीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट जर्नल एंट्री इज फॉर परचेज ऑफ गुड्स। फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है।
परचेज ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो बच्चों जर्नल एंट्री हमें तो पता ही है क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू, अगर कैश पे हुआ है परचेज तो टू कैश अकाउंट, और अगर क्रेडिट पे परचेज हुआ है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। समझे बच्चों? अब इस पे बच्चों क्या हुआ है, इस पे हमारा इनपुट जीएसटी लगा है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमने बाइफरकेट किया हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश। तो ये हुई बच्चों हमारी जर्नल एंट्री। परचेजेस और कैश क्यों डेबिट और क्रेडिट हुए ये हमें पता है, पर इनपुट जीएसटी क्यों हमारा डेबिट हुआ। अगर बच्चों बात करें, हम चले अपने एग्जाम्पल में वापस, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। जब हमने जब सोहन ने अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाली, तो उसने अपने आउटपुट जीएसटी जो था 14,400 का आउटपुट जीएसटी था, उसमें से उसने क्या किया, इनपुट जीएसटी जो ऑलरेडी पे कर चुका था उसको उसने माइनस किया। करेक्ट? तो क्यों माइनस किया? क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका था। तो इसीलिए बच्चों इनपुट जीएसटी बोला जाता है एसेट, करंट एसेट, और आउटपुट जीएसटी जो उसको पे करना है इट इज दिस लाइबिलिटी, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों करंट लाइबिलिटी, जो गवर्नमेंट को पे करनी है। ठीक है? तो अगर ये एसेट है, इनपुट जीएसटी हमारा एसेट है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं बच्चों, उसको डेबिट करते हैं, इसीलिए इनपुट जीएसटी यहाँ पे डेबिट हुआ। और क्योंकि बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट के थे, इसीलिए हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को बाइफरकेट करके लिखा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। आया समझ बच्चों? आई होप क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स। फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के बच्चों केस में क्या होगा, सबसे पहले कैश, अगर आप कैश सेल कर रहे हो तो कैश, और अगर आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स करते वक्त बच्चों क्या कर रहे हैं आप, आउटपुट जीएसटी कलेक्ट भी तो कर रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए ये क्रेडिट होगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। आया बच्चों समझ? क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, उसको क्रेडिट करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर सेल ऑफ एसेट, बिफोर सेल लेट्स परचेज द एसेट फर्स्ट। फॉर परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट के केस में बच्चों क्या होगी एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज। और जब परचेज करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी इम्पोज किया जाता है। ठीक है बच्चों? अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फॉर सेल ऑफ एसेट। तो अब ये आप बना सकते हैं बच्चों। आप एक काम करिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अपने आप ये एंट्री पास करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए और देखिए क्या आपकी एंट्री मेरी एंट्री से मैच कर रही है। अगर कर रही है तो देन यू नेल्ड इट, और अगर नहीं कर रही है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती करी। करेक्ट? तो चलिए, अब सेल भी हो सकती है बच्चों, कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट पे भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली वी विल राइट कैश अकाउंट और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट को बेच रहे हैं एसेट्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर हुआ बच्चों? समझ आ रहा है?
मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। और क्यों हम इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी को डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, आई होप वो भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और पास करते हैं फॉर एक्सपेंस। एक्सपेंस के केस में बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, हम एक्सपेंस कर रहे हैं बियर, तो हमारा जो इनपुट जीएसटी है, एसेट बढ़ रहा है तो सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमारी एंट्री हुई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बैंक अकाउंट भी हो सकता है हम एक्सपेंस चेक के थ्रू कर रहे हो या डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद करते हैं बात इनकम की। फॉर इनकम, इनकम के केस में क्या है बच्चों, अगेन कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। जो भी आपकी इनकम हो, रेंट हो, कमीशन हो, वट एवर इनकम इट इज, वो लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। समझ आ रहा है बच्चों? आई होप क्लियर होता जा रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इन केस ऑफ एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बच्चों? आपको अगर याद हो, हमने पढ़ा था जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। बच्चों एबनॉर्मल लॉस होता है, अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद करा दूं। एबनॉर्मल लॉस होता है वो लॉस जो ओकेजनली होता है, ओके, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। यानी कि उस लॉस के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, अचानक से हुआ। मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लॉस हो गया, या चोरी हो गई, या आग लग गई हमारे गोडाउन में, उसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे 10 स्पेशल ट्रांजैक्शंस, तो उसी में से ये एक ट्रांजैक्शन है। तो हम उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं बच्चों? लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेजेस क्यों क्रेडिट हो रही है? क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है, जिसके लिए हमारी इन्वेंट्री कम हो रही है, जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, हमारा लॉस हो रहा है, तो हमें हमारी इन्वेंट्री को, तो इस केस में बच्चों हमें क्या करना है? हमारी इन्वेंट्री कम हुई है विदाउट बी अर्निंग सम एनी मनी, तो हमें अपनी परचेजेस को, हमें अपनी इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। ठीक है, आया समझ बच्चों? अब बात करते हैं टू जीएसटी को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों परचेजेस एंड टू इनपुट जीएसटी सीजीएसटी एंड टू इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि इनपुट अभी तक तो डेबिट हो रहा था, तो यहाँ क्रेडिट क्यों हुआ? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि हमारा जो लॉस हुआ है बाय फायर, उस पे हमने जीएसटी इम्पोज किया था। अब क्योंकि वो लॉस हो चुका है, वो जल के राख हो चुका है वो गुड, तो हमें उसका जीएसटी कम करना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। इनपुट जीएसटी एसेट है, जब एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, रिमेम्बर? तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया। आया समझ बच्चों? अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं नेक्स्ट केस और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ ड्रॉइंग्स। ट्रांजैक्शन नंबर 8, when goods withdrawn for personal use। ये ड्राइंग्स है बच्चों। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? इफ यू रिमेम्बर द एंट्री,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसमें भी हम परचेजेस को कम कर रहे थे क्योंकि इस ड्राइंग्स के लिए कोई पेमेंट नहीं आ रही है, पर हमारी इन्वेंट्री कम हो रही है। इन्वेंट्री बढ़ती है तो हम परचेजेस को डेबिट करते हैं, इन्वेंट्री कम होती है तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। फॉर द सेम रीजन बच्चों, जो प्रीवियस एंट्री में हमने क्रेडिट क्यों किया इनपुट CGST और SGST को, फॉर द सेम रीजन इस एंट्री में भी SGST और CGST क्रेडिट होंगे। आया समझ बच्चों? चलिए, अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, विच इज फाइनल सेटलमेंट। अब इस सिचुएशन में बच्चों क्या है, फाइनली हम सेटल कर रहे हैं अपने CGST और SGST को। यानी कि इसमें दो सिचुएशंस हो सकती है बच्चों। केस नंबर 1, व्हेन आउटपुट GST इज ग्रेटर देन इनपुट GST। इस सिचुएशन में क्या होगा, आउटपुट मींस हमारा जो लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी है, वो ज्यादा है और हमारी इनपुट लाइबिलिटी कम है। हमारी जो हमने पे किया है इनपुट GST वो कम है। मान लीजिए हमारी आउटपुट GST आती है 50,000 और हमारी इनपुट GST है ओनली 30,000। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, 30,000 एडजस्ट करके हमारा बचेगा बैलेंस 20,000 का। इस 20,000 को हम पे कर देंगे। तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री बनेगी, आउटपुट GST CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट क्या है बच्चों, वो अमाउंट जो हमें अभी बकाया टैक्स देना है। यानी हमारी आउटपुट GST थी बच्चों 50,000 की, इनपुट GST जो थी वो हमने पे करी थी 30,000 की। तो अब जो 20,000 रुपये हमें और देने हैं गवर्नमेंट को, वो हमारा हो गया बैंक अकाउंट, वो हम बैंक के थ्रू पे कर देंगे। आया समझ बच्चों? इसी तरीके से SGST को भी सेम ट्रीट करेंगे। तो हमारी SGST के केस में हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। जो भी पैसा एक्स्ट्रा बचा है, जो एक्स्ट्रा देना है हमें, वो हम बैंक के थ्रू पे कर देंगे। आई होप बच्चों समझ आ रहा है आपको? ठीक है। ये तो हुआ केस 1। अब केस 2 क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, कि हमारी आउटपुट GST जो है, यानी हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है, दैट इज लेस देन द इनपुट GST। यानी हम ज्यादा पे कर चुके हैं पहले और हमारी टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअली कम ही बन रही है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चों हमारी सिंपली क्या होता है, हमारी एंट्री आउटपुट GST और डेबिट टू इनपुट GST। ठीक है। हमारा जो भी अमाउंट है, मान लीजिए हमारी आउटपुट GST थी 30,000 और हम 50,000 पहले ही पे कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में जो GST है, आउटपुट GST, उसको हम इससे बैलेंस आउट करेंगे। एक सिचुएशन बन सकती है बच्चों कि हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर दें, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो हमारा 20,000 रुपए का रिफंड दे दे। ये हो सकता है, लेकिन बच्चों इस चीज को डिस्करेज किया जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आ गया है तो हम उसको रिफंड ना करके आपके नेक्स्ट GST कैलकुलेशन में एडजस्ट कर लेंगे, विच इज इक्वली गुड, राइट। वो बार बार बैंक, जो गवर्नमेंट है, वो हर किसी के पैसे को बार बार रिफंड करे, झंझट करे, कंफ्यूजन हो, उन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है जो मुझे हमारा रिफंड बन रहा है, आपके लिए जो रिफंड बन रहा है हमारी पॉकेट से, उसको हम आपकी नेक्स्ट GST कैलकुलेशन में एडजस्ट कर देंगे, विच ऑल्सो मेक सेंस। और इस सिचुएशन के लिए बच्चों फिर हम ये एंट्री बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं,
आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी को 30,000 से डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो 20,000 का हमारा रिफंड बन रहा है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट जो है जीएसटी सर्टिफिकेट देती है, जिसमें मेंशन होता है कि 20,000 जो एक्स्ट्रा पे कर दिया था हमने, वो एडजस्ट होगा फॉर नेक्स्ट जीएसटी कैलकुलेशन। आया समझ बच्चों? ठीक है। तो ये था बच्चों आज की क्लास विद रिगार्ड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्टिंग से एक बार दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार में समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुली समझना पड़ेगा, स्टोरीज के माध्यम से, टर्म्स के माध्यम से। तो इसको दोबारा से, बेशक स्पीड स्लो करके या नॉर्मल स्पीड में ही दोबारा वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स अगेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसके बाद, समझने के बाद, फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू जीएसटी। आई होप बच्चों आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आज की वीडियो आपको समझ आई हो और कुछ यूजफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।